मोहम्मद यूनुस इस समय अपनी जान बचाता फिर रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को अमेरिका ने फंडिंग देना बंद कर दिया है। मोहम्मद यूनुस अभी कुछ दिन पहले चाइना गया था और चाइना से बोला कि बांग्लादेश में आइए, इन्वेस्टमेंट करिए और बांग्लादेश के विकास में सहयोग दीजिए और हम आपको बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल का रास्ता देंगे, क्योंकि बांग्लादेश जो है बे ऑफ बंगाल का एकमात्र गार्जियन है, ऐसा इन्होंने कहा। उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने चाइना से लगभग $2 बिलियन का लोन मांगा, तो उसके बदले में चाइना ने दी चवन्नी। और बाद में जो बाकी चीज़ें थी कि आइए इन्वेस्टमेंट करिए और बे ऑफ बंगाल का हमारी तरफ से यूज़ करिए, सारी चीज़ें, उस पर चाइना ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। अब सवाल ये उठता है कि जो चाइना बांग्लादेश का उपयोग कर सकता है, भारत के विरुद्ध उपयोग कर सकता है, वो चाइना बांग्लादेश का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? उसका कारण ये है कि बांग्लादेश को इस समय भारत ने बुरी तरह से फंसा दिया है, चाइना भी फंस गया है और इन दोनों को फंसाया है म्यांमार की तरफ से। खेल चल रहा है म्यांमार में। अच्छा, बांग्लादेश का जो मोहम्मद यूनुस है लगातार वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट कर रहा है, उन्हें खोले जा रहा है, उन्हें छूट दिए जा रहा है, वहां पर जितने भी हिंदू संगठन हैं, क्रिश्चियन संगठन हैं, उन पर यातनाएं करवा रहा है। बावजूद इसके भारत के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से क्यों मिले, सवाल ये उठता है। तो इसका बहुत बड़ा आंसर यह है कि भारत कभी भी रिश्ते बनाता है तो स्टेट के हेड के साथ नहीं बनाता, वहां की जनता के साथ बनाता है। भारत ऐसे कई देशों के प्रमुखों से मिल चुका है जो भारत के विरुद्ध लगातार बातचीत करते हैं। पिछले दिनों मालदीव्स में हमने देखा मोहम्मद मुइज़्ज़ू किस तरह से भारत के विरोध में नारे लगा रहा था, बावजूद उसके हमने उनको मदद पहुंचाई, उनको लोन दिया। किस प्रकार से श्रीलंका का जो राष्ट्रपति था वो हमारे खिलाफ रहता था, लेकिन जब श्रीलंका में संकट आया तो हमने उसको सपोर्ट किया। किस प्रकार से अफगानिस्तान में अलग अलग सरकारें आती रही, कभी तालिबान आया, कभी कोई आया, लेकिन हम अफगानिस्तान के साथ खड़े रहे। उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी हम वहाँ की मिलिट्री के खिलाफ हैं या वहाँ की सरकार के खिलाफ हैं, वहाँ की जनता के खिलाफ नहीं है। और यही है बांग्लादेश के साथ। तो इसलिए जब जब बांग्लादेश में संकट आया, यानी पिछले 6 महीने में बांग्लादेश को हम लगभग 200 मिलियन टन चावल भी भेज चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम उसकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। और इस बार जब वहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष ने हमको मिलने के लिए बुलाया तो हम मिलने भी गए। अब मिलने के पीछे के 2 कारण थे। पहला तो ये कि वहाँ की जनता को लगना चाहिए कि देखो भाई, इंडिया तो हर चीज़ में साथ दे रहा है, मिलने भी आ रहा है, चावल भी भिजवा रहा है, सारी चीज़ें। और दूसरा ये कि ये जो मीटिंग थी, ये मीटिंग हुई है थाईलैंड में, और थाईलैंड में इस समय बिम्स्टेक की मीटिंग चल रही थी। बिम्स्टेक में भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, ये देश हैं। बिम्स्टेक जैसा ही भारत के अड़ोसी पड़ोसियों को मिलाकर के एक ग्रुप बना हुआ था जिसका नाम था सार्क। भारत ने धीरे धीरे सार्क को किनारा करना स्टार्ट किया, सार्क को आइसोलेट करना स्टार्ट किया। उसका बहुत बड़ा कारण था क्योंकि इसमें पाकिस्तान मौजूद था, अफगानिस्तान मौजूद था, विशेष तौर पर पाकिस्तान। तो हम पाकिस्तान के साथ किसी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाना नहीं चाहते थे, इसलिए हम सार्क छोड़ के बिम्स्टेक में आए। अब मान लो हम बांग्लादेश की वजह से बिम्स्टेक को खराब कर दें, या बांग्लादेश से इतने चढ़ जाएं कि हम उससे बात ही नहीं कर रहे, या बिम्स्टेक में ही फूट पड़ गई, या बिम्स्टेक के 2 मेंबर में आपस में लड़ाई हो रही है, तो जो बिम्स्टेक का उद्देश्य है वो बाधित हो जाएगा। तो हम बिम्स्टेक की जो स्पिरिट है उसको खराब करना नहीं चाहते थे, जस्ट बिकॉज के एक नेता वहां पर खराब आ गया है, इसके चलते हम किसी एक देश के साथ बिम्स्टेक में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे, इसलिए हम मिले। हमको भी पता है कि जो मोहम्मद यूनुस है ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने का मालिक और है, उसके बाद ये हट जाएगा, कोई और आ जाएगा। इसके चक्कर में हम पूरे के पूरे देश को आइसोलेट क्यों करें, या वहाँ के लोगों को ये महसूस क्यों कराएं कि हम उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए हम उससे मिले, और मिले तो हम 2015 में भी थे नवाज शरीफ से। याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी अचानक से हवाई जहाज लेकर के वहाँ उतर गए थे और चाय पी के आ गए थे, तो इस बात का बड़ा ये हुआ था, विरोध हुआ था। लेकिन मिलना जरूरी इसलिए होता है ताकि वहां की जनता कभी ये ना कह पाए कि भारत ने तो कोई कोशिश ही नहीं करी, भारत के प्रधानमंत्री तो एटीट्यूड में रहते हैं, वो तो हमारे विरोधी हैं, तो ये कहने का मौका ना मिले। ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं कि इसमें म्यांमार का एंगल क्या है। म्यांमार की कहानी अब ध्यान से सुनिए। म्यांमार में भारत ने कितना बड़ा खेल कर दिया है कि चाइना भी अब उसे संभाल नहीं पा रहा। ये म्यांमार है, म्यांमार में ये अलग अलग स्टेट्स हैं। इन सभी स्टेट्स में जो 3 स्टेट्स अभी चर्चा में हैं, उनमें से एक है चिन स्टेट, जो मैंने आपको कल परसों बताया था कि किस तरह से चिन कम्युनिटी हमारे मिजोरम के सीएम से मुलाकात करके गई है और उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर के एक होना चाहते हैं और आप इसमें हमारा सहयोग करिए। दूसरा जो चर्चा में है वो है ये वाला
रखाइन प्रोविंस कह सकते हैं इसे, लेकिन यही अराकन क्षेत्र भी है। ये पूरा का पूरा जो अराकन क्षेत्र है, यहाँ की एक आर्मी है अराकन आर्मी, वो यहाँ पर एक्टिवेटेड है, इस वजह से ये चर्चा में है। और तीसरा जो चर्चा में है वो है कचिन स्टेट। म्यांमार के नॉर्थ में ये कचिन स्टेट जो है, ये भारत के अरुणाचल प्रदेश से भी बॉर्डर बनाता है, चाइना से भी बॉर्डर बनाता है, और म्यांमार का तो ये है ही। तो ये जो आप देख रहे हैं काचिन स्टेट, इसमें रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं, यानी कि ऐसे खनिज और रिसोर्सेज मिलते हैं जो बड़े मूल्यवान हैं, और जिन ऐसे ही खनिजों के प्रति अमेरिका लालची है और यूक्रेन से सौदा करना चाहता है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि यूक्रेन के जो 50% रेयर अर्थ मिनरल हैं, अमेरिका चाहता है कि जिंदगी भर यूक्रेन उसको देता रहे। तो ये रेयर अर्थ मेटल इतनी मूल्यवान चीज है कि बड़े बड़े देशों की इस पर नजर है। अभी तक क्या होता था कि यहां से जितने भी रेयर अर्थ मेटल मिलते थे उन सब का ज्यादातर सौदा चाइना के साथ होता था। लेकिन अभी 28 मार्च की खबर है, आप अगर गौर से देखें तो पाएंगे कि जो म्यांमार के रिबेल ग्रुप्स हैं, उन्होंने जो चाइना का रेयर अर्थ ट्रेड है उसको डिसरप्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अब चाइना को भारी नुकसान हो रहा है। कहने का तात्पर्य है, यहां पर कुछ रिबेल ग्रुप्स थे, उन रिबेल ग्रुप्स ने इस कदर यहां पर आतंक मचाया है कि जो माल पहले चाइना को एक्सपोर्ट हो रहा था वो अब माल एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। और जैसे ही इसमें दिक्कतें आई एक्सपोर्ट होने में, वहीं भारत ने इनको बोला कि तुम चाइना को कितने रुपए का बेच रहे थे, तो उन्होंने कहा हम साहब 100 रुपए का बेच रहे थे। तो भारत ने कहा कि हम तुमसे 120 रुपए का खरीदेंगे, तुम हमें बेचो। तो देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ महीनों में यहां पर लगभग 89% की गिरावट आई है। जो रेयर अर्थ मेटल पहले ये चाइना को बेच रहे थे उसमें देखिए फरवरी के कंपैरिजन में 89% गिरावट आ गई है, यानी चाइना को बैकलैश झेलना पड़ रहा है इस पूरे सौदे में। अब चाइना जानता है कि ये बैकलैश झेलना पड़ रहा है उन छोटे छोटे ग्रुप्स की वजह से जो यहां पर एक्टिवेटेड हैं, और ये छोटे छोटे ग्रुप्स किसी एक देश ने एक्टिव करा रखे हैं, हमें नहीं पता वो देश कौन। अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है ये भी देखिए। हुआ क्या था, ये जो कचिन स्टेट है, कचिन स्टेट के लोग स्टार्टिंग से ही ये चाहते थे कि हमें एक नया देश बना दो, हमें म्यांमार के साथ नहीं रहना। तो इन्होंने अपनी एक अलग संगठन बनाया था जिसका नाम था कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन, KIO। 1950 के आसपास ये बना था। अब ये हिस्ट्री में जा रहे हैं हम। 1950 के आसपास बना था, और 1964 में इसने भारत से बातचीत करना चाहा और इसने भारत की मदद लेना चाहिए कि आइए हमारी मदद करिए, हम एक अलग राष्ट्र बनना चाहते हैं। तो उस समय भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन पहले रॉ नहीं था उस वक्त। रॉ 1968 में बना है, इंदिरा गांधी ने बनवाया था। तो उससे पहले IB ही सब कुछ करता था। तो IB से इन्होंने मुलाकात करी, तो IB के ऑफिसर अरुणाचल प्रदेश गए और KIO के उस समय जो चीफ थे उनका नाम था जाओ तू से मुलाकात करी। IB ने जाओ तू से जब मुलाकात करी अरुणाचल में, तो पूछा कि आप चाहते क्या हो हमसे। तो इन्होंने कहा कि हमें इंडिया का सपोर्ट चाहिए इंडिपेंडेंट होने में। हमने पूछा कि बदले में हमें क्या मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि बदले में आपको हम इस जगह से पूरी सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, आपको इंटेलिजेंस देंगे अगर कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, ऐसा कुछ बातें हुई। लेकिन भारत इनको उस समय मदद करने की स्थिति में नहीं था। इन्होंने इंटेलिजेंस मांगा था भारत से ट्रेनिंग मांगी थी, भारत से वेपन्स मांगे थे, थोड़े पैसे मांगे थे, जो भारत देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि 1964 से जस्ट 2 साल पहले हम चाइना से युद्ध लड़के चुके थे, तो हमारी स्थिति खराब थी। और जैसे जैसे हमारी इनसे बातचीत चल रही थी, वैसे वैसे 1965 के आसपास पाकिस्तान से हमारा डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गया था, और 1965 का पाकिस्तान से जो हमारा वॉर हुआ था, हम उसमें इतना उलझ गए थे कि हम इन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। इसी बीच क्या होता है कि यहाँ के जो लोग थे, ये जो जाओ तू था, ये भारत से जब बात नहीं बन पाई तो ये गया चाइना के पास और चाइना से बात करने लगा कि भाई हमारी मदद कर दो, हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ऐसी स्थिति में भारत के कुछ अधिकारी जो अरुणाचल प्रदेश में बेस्ड हैं, उन्होंने एक आदमी को देखा, जो आदमी यहाँ पर अमेरिका के एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट में एंटर कर रहा था, क्योंकि छोटे छोटे रीजनल ऑफिसेज होते हैं। तो भारत के इंटेलिजेंस ऑफिसर ने जब देखा कि यार ये आदमी तो वही है जो उस दिन जाओ तू के साथ आया था बात करने के लिए, और ये आदमी अब उस ऑफिस में जा रहा है जो अमेरिका से संबंधित है, बात को समझ में नहीं आई।
तो हमने गणित लगाया तो हमने ये पाया कि अब जाओ तू का एक आदमी अमेरिका के टच में भी है कि हमारी मदद कर दो। हम खेल समझ गए, हमने तुरंत उस आदमी को यहां से भगाया कि भागो यहां से, तुम यहां पे रह करके इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हो। तो अमेरिका को तो हमने खैर यहां से कट ऑफ करवाया ही, लेकिन इनके साथ हमारा कोई संबंध बन नहीं पाया। इनका संबंध बन गया माओ जेडोंग के साथ। माओ जेडोंग जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था चाइना में, उसने और इसने मिलकर के यहां पर अपना दबदबा बना लिया और धीरे धीरे कचिन स्टेट में चाइना की प्रेजेंस बढ़ने लगी। अब ध्यान से सुनना, 1966 से लेकर के 1988 के बीच में जो चाइना है उसने इन लोगों की मदद करी और इसने चाइना की मदद करी, और चाइना ने बदले में इस पूरे स्टेट का उपयोग किया जिससे कि भारत में इंसर्जेंसी करवाई जा सके। भारत के नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल हो गया, इन सब पर चाइना की बुरी नजर थी। इसमें ड्रग्स भिजवा, इसमें वेपन्स भिजवा, लोगों को भड़का, कन्वर्जेंस करवा, वो सारे काम चाइना करने लगा। विद द टाइम क्या हुआ, 1988 तक ये कचिन वालों को रियलाइज हो गया कि चाइना हमारा तो उपयोग कर ले रहा है लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हो रहा। तो 1988 के बाद इनका जो एक ऑफिसर था कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका नाम था कोई सेन था। तो वो सेन भारत को अप्रोच करता है कि हमें आपसे बात करनी है। 1988 के बाद की बात कर रहा हूँ। तो भारत ने कहा भाई ठीक है हम आपसे बात कर लेंगे। भ्रंग सेन उसका नाम था, भ्रंग सेन। तो भ्रंग सेन ने भारत से कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो भारत ने अपने एक स्टेट हेड को बोला जो थाईलैंड में बेस्ड था कि भाई एक काम करो, आप हमारी रॉ के, उस समय रॉ बन चुकी थी, तो आप हमारे रॉ के स्टेट हेड हो थाईलैंड में, आप एक काम करो इससे मुलाकात करो, ये कचिन वाला आपसे मिलना चाहता है। तब ये और भारत का एक रॉ का ऑफिसर दोनों थाईलैंड में मिलते हैं और बातचीत होती है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर KIO की मुलाकात हो रही है, इसके एक अधिकारी की, और भारत के रॉ के एजेंट की बात हो रही है, दोनों बातचीत कर रहे हैं। इसमें KIO वाले ने यह बताया रॉ वाले को, रॉ में उस समय नंदी साहब थे, काफी चर्चा में रहे हैं, अभी दिखाऊंगा। तो इन दोनों में जब बातचीत हुई तो इसने बताया कि देखो चाइना हमारा यूज कर रहा है लगभग 22-23 साल से। तो रॉ एजेंट नंदी ने कहा कैसे, कि हमारा यूज किया जा रहा है आपके नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी फैलाने के लिए, हथियार पहुंचाने के लिए, ड्रग्स पहुंचाने के लिए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अब हम चाइना के साथ काम करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम इंडिया का सपोर्ट करें और इंडिया हमारा सपोर्ट करें। जैसे ही ये बात नंदी साहब को पता चली तो नंदी साहब वहां से निकले और सीधे नई दिल्ली आए, और नई दिल्ली में आकर के 1990 की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, उनसे मुलाकात करी और उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, म्यांमार का एक कचिन स्टेट है जो अभी तक चाइना के साथ मिलकर काम कर रहा था और हमारे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर रहा था, वो अब चाइना का साथ छोड़ करके भारत के साथ आना चाहता है। चंद्रशेखर ने कहा बहुत अच्छी बात है, ले आइए साथ। भारत ने उनके साथ हाथ मिला लिया और दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस, वेपन और वो सब शेयर किया। भारत की एक रॉ की यूनिट कचिन स्टेट में गई 1990 के आसपास, और एक रॉ की यूनिट हमारे नॉर्थ ईस्ट में गई। इन दोनों रॉ की यूनिट्स ने वहां जाकर के ये पता लगाने की कोशिश करी कि यहां पर चाइना किस तरह से हमारे नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, और इसी के तहत भारत ने नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऑपरेशंस चला दिए। उन ऑपरेशंस का नाम है ऑपरेशन बजरंग और ऑपरेशन, देखिए कुछ ऑपरेशन थे, एक ऑपरेशन बजरंग, एक ऑपरेशन राइनो, एक ऑपरेशन क्लाउड बस्ट, इस तरह के कुछ ऑपरेशंस चला दिए। ऑपरेशन बजरंग, ऑपरेशन ब्लूप्रिंट, ऑपरेशन क्लाउड बस्ट, ऑपरेशन राइनो, इन सभी ऑपरेशंस के जरिए हमारी रॉ ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में यह जानने का प्रयास किया कि चाइना किस तरह से कचिन प्रोविंस का उपयोग करके हमारे नॉर्थ ईस्ट में डिस्टेबलाइजेशन करना चाह रहा है। और जब हम पूरी तरह से इंफॉर्मेशन गैदर कर लिए तब हम KIO के साथ मिलकर के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। इस बीच क्या हुआ, चाइना को यह पता चल गया कि KIO अब भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है, और जो ये भ्रंग सेन नाम का व्यक्ति है जो मुलाकात कर रहा है रॉ एजेंट्स लोगों से और सारा कुछ बता रहा है, इस भ्रंग सेन को निपटाना जरूरी है। 1994 में चाइना ने इस भ्रंग सेन को निपटवा दिया और उसके बाद KIO में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब चाइना ने गेम खेलना स्टार्ट किया। चाइना ने सोचा कि अच्छा तुम पहले हमारे साथ थे, अब हमारा साथ छोड़ करके इंडिया के साथ जा रहे हो, अब देखो हम तुम्हें कैसे बर्बाद करते हैं।
तो चाइना ने इसको, म्यांमार को, सबको बर्बाद करने का निर्णय ले लिया और भारत को वहां से हटाने का निर्णय ले लिया। इसके लिए चाइना ने मदद ली पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान का आईएसआई और चाइना मिलकर के एक्टिवेट हो गए म्यांमार में। चाइना ने कहा देखो भाई आईएसआई इधर आओ। आईएसआई ने कहा बताओ, भारत कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है और ये जो ऊपर वाले स्टेट है कचिन स्टेट, यहाँ के लोग भी भारत के साथ कुछ खुफिया जानकारी शेयर कर रहे हैं। अब तुम आईएसआई फैल जाओ म्यांमार में और एक काम करते हैं कि आप लोग ज़्यादातर आईएसआई वाले एक स्टेट पकड़ो, वो स्टेट है यहाँ का अराकन स्टेट। अराकन एक्चुअली एक जगह का नाम है, स्टेट तो रखाइन है। तो अराकन में जब भी बोलूँ तो समझ जाना मैं यहीं की बात कर रहा हूँ। तो आईएसआई से बोला कि तुम पहुंच जाओ यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट हो जाओ ज़्यादातर, और हम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं इस तरफ, और धीरे धीरे कोशिश करो कि भारत को हम 2 पॉइंट से परेशान करें। एक पॉइंट तो ये अरुणाचल वाला हो गया, और यहां से जो ये अराकन स्टेट है, इससे भारत का बॉर्डर लगता है लगभग 240 किलोमीटर का। तो यहां से भारत में पेनिट्रेशन स्टार्ट करो, इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट करो और भारत को यहां से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करो। इन दोनों के मेल मिलाप से आईएसआई और चाइना, यहां पर इन दोनों का दबदबा बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि लगभग 2001 के बाद की बात है, तब बांग्लादेश में सरकार आ गई थी खालिदा जिया की, जो मैंने कल आपको बताया था बीएनपी की लीडर है। खालिदा जिया एक रेडिकल इस्लामिस्ट थी। तो इधर आ गई है खालिदा जिया, इधर है आईएसआई, इधर है चाइना। टू मच फन। ऐसी स्थिति में अब चाइना ने कहा कि इससे अच्छा क्या हो सकता है। खालिदा जिया मदद कर रही है आईएसआई की, आईएसआई मदद कर रहा है खालिदा जिया की, उधर चाइना सब कुछ देख रहा है और सबको ऑपरेट कर रहा है अपने तरीके से। धीरे धीरे आईएसआई ने इस अराकन क्षेत्र में एक ग्रुप तैयार किया, एक रुबेल ग्रुप तैयार किया, जो था रोहिंग्यास का। आपने सुना होगा नाम रोहिंग्यास। इन रोहिंग्यास को बोला गया कि आप भारत के बॉर्डर पर कूदम मचाइए और भारत में जितना ज्यादा हो सके पेनिट्रेशन कीजिए। रोहिंग्यास के माध्यम से यहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाने लगा और इस जगह से चाइना अपना सारा काम चला रहा था हमारे नॉर्थ ईस्ट। चलता रहा। इस बीच क्या हुआ कि भारत ने यह समझ लिया, भारत थोड़ा पीछे रह रहा था इस पूरे क्षेत्र में, लेकिन भारत ने विद द टाइम ये समझ लिया कि जो ये केआईओ है, कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यतः अभी चाइना के साथ मिलकर के अपना गठजोड़ चल रहा है, इसके एक और ब्रांच है, पुराने अधिकारी हैं जो अब चाइना के साथ काम करना नहीं चाहते। क्यों ना कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन के ही एक समूह को अपने साथ मिला करके उसको आगे बढ़ाया जाए। तब भारत ने अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरोज को और रॉ को कहा कि आप लोग जाइए और केआईओ के साथ बातचीत का प्रयास करिए। तो भारत ने 2009 के आसपास केआईओ से दोबारा बातचीत करने का प्रयास किया और यहाँ के कुछ अधिकारियों से बात बन भी गई और हमने ये कहा कि देखो, आपके यहाँ पर जो चाइना आ गया है, ये चाइना आपको किसी तरह की कोई मदद नहीं करेगा, उल्टा सीधे कामों में आपको फंसा देगा, इसलिए आपको चाहिए कि आप भारत का सपोर्ट करो। इन्होंने कहा ठीक है, हम करने को तैयार हैं, जो भी है। भारत ने धीरे धीरे केआईओ को अब मजबूत करना स्टार्ट किया, केआईओ को वेपन देना स्टार्ट किया, इंटेलिजेंस देना स्टार्ट किया, पैसा देना स्टार्ट किया। मतलब भारत अब केआईओ के साथ वो काम कर रहा है जो चाइना पहले कई साल पहले कर चुका था। करता रहा, भारत करता रहा। और केआईओ के साथ ही भारत ने मिलकर के ये कहा कि जिस तरह से चाइना ने तुम्हारा उपयोग करके और आईएसआई का उपयोग करके इस क्षेत्र में भी दबदबा बना लिया है, अब हम ये चाहते हैं कि केआईओ के कुछ लोगों को यहां भेजा जाए और यहां पर अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। भारत ने भी केआईओ के कुछ लोगों को यहां पर भेज दिया और यहां पर अपनी गतिविधियां चालू करी। गतिविधियां चालू करने के क्रम में भारत ने 2009 के आसपास यहां पर एक आर्मी बनवा दी, एक रिबेल ग्रुप बनवा दिया, जिसका नाम था अराकन आर्मी। अराकन आर्मी। अब इस जगह पर 2 बॉडीज बन गई, एक रोहिंग्याज वाली, एक अराकन वाली। अराकन आर्मी क्यों बनने को तैयार हो गई? क्योंकि यहाँ के लोग जो रोहिंग्याज नहीं थे वो चाहते थे कि आज़ाद कर दिया जाए इन्हें और रोहिंग्या लोगों से निजात पाई जाए। इसलिए अराकन आर्मी बनी। उनके अपने भी स्वार्थ थे और भारत उनको सपोर्ट कर रहा था, तो उनके और अच्छे जो है मजे आ गए। तो इसी क्रम में जब अराकन आर्मी बन गई तो अराकन आर्मी ने यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे अराकन आर्मी के
सिक्योरिटी कवच में यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई, अराकन नेशनल पार्टी। और भारत ने उस पॉलिटिकल पार्टी को इतना मजबूत कर दिया कि वो पॉलिटिकल पार्टी 2012-13 के आसपास इलेक्शन लड़ने की स्थिति में आ गई। और जब इलेक्शन हुए तो इस क्षेत्र के इलेक्शन में वो अराकान नेशनल पार्टी जीत भी गई। जब वो जीत गई और उसका आदमी सीएम बनना था, तो चाइना ने यहाँ की जो आर्मी होती है उसके साथ मिलकर के, जुंता मिलिट्री बोलते हैं उसे, उसके साथ मिलकर के अराकन नेशनल पार्टी की सरकार नहीं बनने दी। अराकन नेशनल पार्टी की सरकार यहाँ पर नहीं बनने दी। इसके बाद से भारत ने अराकन नेशनल पार्टी का सपोर्ट करते हुए यहाँ पर ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिए और यहाँ पर कोई और सरकार बनने ही नहीं दी। तो हुआ क्या है, दोबारा से शॉर्ट में समझिए। पहले चाइना इसके साथ मिलकर के काम कर रहा था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चाइना ने यहाँ पर आईएसआई को ला करके आईएसआई को यहाँ लगा दिया। विद द टाइम भारत को होश आया तो भारत ने इन्हीं के कुछ लोगों को मिलाकर के एक नया ग्रुप बनाया। वो ग्रुप वही था लेकिन दूसरा पार्ट था उसका। उस ग्रुप ने मिलकर के यहाँ पर भी अपने ऑपरेशन चलाना स्टार्ट किए और यहाँ पर एक आर्मी खड़ी करवा दी, अराकन आर्मी। समझ गए? अब इन दोनों जगह पर भारत भी है और चाइना भी है। अभी तक संघर्ष चल रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। 2015 के बाद यहाँ पर एक बड़े स्तर से सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो म्यांमार की मिलिट्री थी, जो जुंता पार्टी थी, वो यहाँ की अराकन नेशनल पार्टी से सिविल वॉर करने लगी कि हम तुम्हें नहीं आने देंगे। वो कहता कि हम तुम्हें नहीं आने देंगे। ये सिविल वॉर 2021 तक चलता रहा। जब 2021 तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला, तो नतीजा न निकलने की स्थिति में इन दोनों ने एक समझौता टाइप का कर लिया कि चलो ठीक है, लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहे, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो अराकन नेशनल पार्टी ने बोला कि हम अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल चाहते हैं। और इन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो, उन्होंने कहा कि भाई हम शांति चाहते हैं। तो ठीक है, यानी 2021 तक जो लड़ाई यहाँ पर हो रही थी आपस में पूरी म्यांमार सरकार और अराकन नेशनल पार्टी के बीच में, वो थम गई। और 2021 में भारत ने इन दोनों को मर्ज करने का काम किया। किन दोनों को? अराकन नेशनल आर्मी को और यहाँ पर केआईओ को, और मर्ज करके कुछ बनाया, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान। यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान जो बनी, ये दो ग्रुप्स को मर्ज करके बनी, जिसमें एक है आपका कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन और एक है अराकन नेशनलिस्ट पार्टी। इन दोनों ने मिलकर के अपना एक नया ग्रुप बना लिया जिसका नाम है यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान। इसके बाद इन्होंने अराकान में जो एक तरफा अपना प्रेजेंस बनाई, एक तरफा डोमिनेंस रखा। यही कारण है कि वो डोमिनेंस इतना प्रभावशाली हो गया कि आज की डेट में पूरे अराकान क्षेत्र में यही अराकान आर्मी छाई हुई है। दूसरा देखिए, ये कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये वो है बीबी नैंडी, जो रॉ का एजेंट था, थाईलैंड में मुलाकात करता है केआईओ के चीफ से। ये मैंने बता दिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है। जैसे भारत की रॉ जो काम कर रही थी, चाइना की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी थी जो ये काम कर रही थी। ठीक है, उसी प्रकार से अराकान आर्मी का मैंने आपको बता दिया 2009 में बनी है। अराकन नेशनल पार्टी है जो वहां पर 2014 में बनी थी और इसने बाद में इलेक्शन भी लड़े थे और जीत भी गई थी। ठीक है, तो भारत ने हुआ क्या, इतना ज्यादा यहाँ पर अराकन आर्मी को मजबूत कर दिया कि अब ये भारत के पक्ष में रहती है। और अभी तक क्या था कि ये वाला क्षेत्र भारत के पक्ष में उतनी तरह से नहीं आ रहा था जैसे ये आ गई थी। अब क्या हुआ है, जैसे जैसे भारत ने यहाँ इंटरनली ऑपरेशंस चलाए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले न्यूज़ दिखाई थी कि किस तरह से यहाँ से जो रेयर अर्थ मेटल थे जो पहले चाइना को जा रहे थे, वो अब एकदम से बंद हो गए हैं और भारत के साथ व्यापार होने लगा है। तो चाइना कहीं ना कहीं ये समझ गया है कि इस पूरी जद्दोजहद में, खींचातानी में भारत दोनों जगह जीत गया है। भारत इस समय यहां भी पहुंच गया है अराकन आर्मी के माध्यम से, और भारत ने इसको भी कट ऑफ करवा दिया है, वो डील कैंसिल करा के और छोटे छोटे ग्रुप्स बनवा के। और चाइना को यह भी पता है कि कुछ दिन पहले जो चीन स्टेट वाले हैं वो मिजोरम में जाके मिल भी आए हैं। तो चाइना के हाथ से म्यांमार फिसल रहा है। चाइना को यह डर है, इसलिए चाइना अच्छी अच्छी बातें कर रहा है भारत को लेकर के। बांग्लादेश का कोई ऑफर स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि चाइना को यह मालूम है कि अगर उसने बांग्लादेश में उधम मचाया तो बांग्लादेश रहे ना रहे पता नहीं, म्यांमार नहीं रहेगा। समझे नहीं समझे? इन शॉर्ट जल्दी से बताता हूं, पहले क्या हुआ, ये भारत से दोस्ती करना चाहता था, भारत ने मना कर दिया।
इसने चाइना से दोस्ती कर ली। चाइना से दोस्ती करके ये भारत को नुकसान पहुंचा रहा था। विद द टाइम इसको रियलाइज हुआ कि हम भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसने भारत से बातचीत करी, वापस दोस्ती कर ली। भारत से दोस्ती करने के बाद भारत को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, लेकिन इस बीच क्या हुआ, चाइना ने इसको खींचा अपनी तरफ। फिर ये दो जगह डाइवर्ट हो गया, भारत और चीन की तरफ। फिर चाइना ने पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लिया, और चाइना ने न सिर्फ इसे खींच लिया बल्कि ISI को भी अपने साथ ले आया और ISI को यहाँ भेज दिया। अब चाइना दोनों जगह हो गया। धीरे धीरे भारत ने कोशिश करी कि इसमें दोबारा घुसा जाए। भारत ने इसमें दोबारा एंट्री मारी, इनको थोड़ा सा मजबूत किया और एक आर्मी यहां भी भेज दी। उसको भेजने के बाद भारत ने यहां भी धीरे धीरे प्रेजेंस बनाई, यहां भी धीरे धीरे प्रेजेंस बनाई। पहले भारत ने इस क्षेत्र को अपने प्रभाव में लिया, अब भारत ने इस क्षेत्र को अपने प्रभाव। इन शॉर्ट कहानी ये है। आप याद करो, 1.5-2 महीने पहले आपको अराकन आर्मी के बारे में बहुत सुनने को मिल रहा था कि ये बांग्लादेश में घुसने वाले हैं, इन्होंने बॉर्डर पकड़ लिया है, इन्होंने ये कर दिया है, सुनने में आ रहा था। वो अराकन आर्मी यही है। तो इस समय जो बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है, वो इस बात से नहीं डरा हुआ है कि बांग्लादेश को क्या करेगा, उसे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत बांग्लादेश के टुकड़े करा दे। इस समय बांग्लादेश के बॉर्डर पर खड़ी है अराकन आर्मी, जो बांग्लादेश की आर्मी को बिल्कुल भी सांस नहीं लेने दे रही है। इस समय चीन स्टेट वाले लगातार आंदोलन चला रहे हैं कि हमें अलग करो, हमें अलग करो। और इस समय जो यहाँ पर चीन स्टेट है, चीन स्टेट्स भी अब भारत के पक्ष में आ चुका है। तो जिस म्यांमार का सहारा लेकर के चाइना ने भारत को परेशान करने का निर्णय बनाया था, वो चाइना के हाथ से म्यांमार तो जा ही रहा है। जिस दिन भारत ने सोच लिया बांग्लादेश के भी टुकड़े करा देगा, ये पूरा खेल चल रहा है यहाँ पे, इसलिए चाइना दबा हुआ। हमारी स्ट्रेटेजिक गलतियां देखिए। 1964 में जब KIO हमसे दोस्ती करना चाहता था तो हम उलझ गए, वॉर में हम उससे दोस्ती नहीं कर पाए, फायदा उठा लिया चाइना ने। अब हम क्या करने लगे हैं, हम वो काम करने लगे हैं जो काम दूसरे देश करते हैं। जैसे चाइना अंदर अंदर आपको खोखला करता है, ग्रुप्स का सहारा लेता है, चीजें कराता है, वही काम अब हम करने लगे हैं। क्योंकि जो जैसा है उसको वैसे नहीं समझाओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो आने वाले समय में जो भारत और बांग्लादेश के संबंध हैं, वो इस बात पर निर्भर नहीं करेंगे कि बांग्लादेश हमसे क्या कह रहा है या हम उसको क्या कह रहे हैं, वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि म्यांमार की स्थिति क्या रहती है। नहीं समझे? कितना बड़ा खेल चलता है। आपको लगता है कि सब बड़ा फ्लैट सा है,